हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके पहले हमने जो है कि 4 प्रैक्टिस सेटों को करवाया है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के उन प्रैक्टिस सेट को भी आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व करते हैं और जो जो प्रश्न हमने उस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है उन सभी क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करते हैं, तो गारंटी है कि आप बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे और इस बार जो है कि आप बीपीएससी टीआरई 3 को क्लियर कर जाएंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं। एक चीज बता दें दोस्तों कि यह जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं इसमें हमने सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लिया है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका साइंस हो गया, चाहे आपका भूगोल हो गया, चाहे आपका जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद अर्थव्यवस्था हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिया है जो कि आपका जीके और जीएस में आता है। मैथ और रीजनिंग के लिए हमने जो है कि उसके क्वेश्चन को नहीं लिया है, उसको हमने अलग लिखा है। उसके लिए हम अलग से जो है कि प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वह है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, जो साइमन कमीशन भारत में आया था तो इसका बहिष्कार का मुख्य कारण यही था कि इसमें जो है कि सभी जो सदस्य थे वह अंग्रेज थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें इंडिया का कोई भी सदस्य नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए जो है कि साइमन कमीशन का बहुत ही ज़्यादा बहिष्कार इंडिया में हो रहा था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह साइमन कमीशन किस लिए आया था? तो देखिए, जो साइमन कमीशन आया था वह जो है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह होता है, या जो है कि जितने भी राजनीतिक गतिविधि चल रही थी इंडिया में, उन सब की जांच करने के लिए आता है। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा था कि जो है कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, तो कैसे जांच जो है कि निष्पक्ष हो पाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वह आपका किश्तवाड़ा में है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा कि दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ है, तो यह किश्तवाड़ा में है। दोस्तों, इसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही लिया है, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर फॉलो कर दीजिए। इस वीडियो का लिंक वगैरह हो गया या कोई भी सूचना हो जाती है तो उसकी सूचना उस पर दी जाती है। साथ ही में एग्जाम रिलेटेड कोई सूचना रहती है तो वह भी टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है। तो इसलिए आप वहां पर हमको जरूर फॉलो कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण से अत्यधिक प्रदूषित होता है। मतलब वातावरण किससे प्रदूषित होगा? तो अम्ल वर्षा होगी। तो देखिए, जब अम्ल वर्षा कब होती है? जब SO2 ज़्यादा होता है वायुमंडल में या NO2 होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि SO2 और NO2 जब अत्यधिक हो जाता है तो इससे जब प्रदूषण बढ़ता है तो अम्ल वर्षा होती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला है कि पाक जलडमरूमध्य किन 2 स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें पाक जलडमरूमध्य तो वह आपका पृथक करते हैं भारत और श्रीलंका को। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। आप पाक देख करके पाकिस्तान और भारत को मत कर दीजिएगा। जो पाक जलडमरूमध्य है वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो कि मिट्टी से प्राप्त होता है? तो वह आपका है नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन जो है वह पौधे मिट्टी से लेते हैं। बाकी हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, वह अगर लेते हैं तो वायुमंडल से लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिक है?
तो इनमें से किसमें है? तो इसका तो आंसर आप जानते ही होंगे। सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कहाँ है? तो वह आपकी उत्तर प्रदेश में है। और इस बार जो है कि लोकसभा का चुनाव भी है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके जो है कि एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर बनेगा। तो आप याद रख लीजिएगा कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। वहीं पर यूपी में कितना है? तो यूपी में 80 है, उसका डबल है। तो याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो देखिए इनमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है, तो वह आपका अमोनिया हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अमोनिया है यह अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं? तो यह किसमें होते हैं? तो देखिए अगर उस बीज की बात करें तो वह आवृत बीज ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें जो है कि पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं और बाद में जो है कि पककर फल बन जाते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा असम का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो असम के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वह आपका सत्रिया नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, सत्रिया नृत्य जो है वह असम का पारंपरिक जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है। तो धन विधेयक प्रस्तावित कब किया जाता है, कहां पर किया जाता है? तो जो धन विधेयक होता है यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह पॉलिटी का प्रश्न है आपके कि जो धन विधेयक है यह सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, आपका राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। इससे प्रश्न बनता है दोस्तों, बहुत बार जो है कि धन विधेयक के बारे में पूछा गया है कि धन विधेयक को कहां पर प्रस्तावित करेंगे, तो इसको आप मारेंगे। अगला है कि फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग? तो देखिए अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है इसका प्रयोग आमतौर पर हम लोग इत्र में करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इत्र में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो देखिए अगर हम राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित बारे में बात करें तो वह क्या है? अनुच्छेद 56 जो है वह राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देख करके प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाला सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और किसका अनुयायी बन गया? तो देखिए जो कलिंग का युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, उसमें औरतें मर जाती हैं और जो है कि बहुत से मतलब लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उससे जो है कि अशोक जो है उसका मन बहुत द्रवित होता है और वह जो है कि उस दिन से प्रण कर लेते हैं कि आज के बाद जो है कि हम युद्ध वगैरह नहीं करेंगे और वह किस धर्म को स्वीकार कर लेते हैं? तो वह आपके कर लेते हैं जो बौद्ध धर्म है उसको स्वीकार कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म को वह स्वीकार कर लेते हैं। अगला आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अफवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो देखिए अगर हम बात करें कि इसमें से जो है कि अफवाह प्रणाली की एक अच्छी उदाहरण जो है वह सुवर्ण रेखा है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुवर्ण रेखा जो है वह अध्यारोपित अफवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला आपका प्रश्न है कि कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए अगर हम बात करें कैपिटल एंड ग्रोथ, यह आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न आया है कि कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी थी? तो वह आपके जॉन हिक्स ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। जो कैपिटल एंड ग्रोथ है यह लिखे थे जॉन हिक्स। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम ले लिया है कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है? तो
तो देखिए अगर आप जो है कि पटाखे वगैरह जलाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि कभी रेड कलर का कलर निकलता है, कभी हरे कलर का कलर निकलता है। तो वह कैसे निकलता है, कौन सा उसमें जो है कि तत्व पाया जाता है? तो इसके लिए क्या होता है कि जो हरे रंग का निकलता है वह बेरियम के कारण निकलता है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप तक वह वीडियो पहुंच सके। और टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जब भी हम यहाँ पर वीडियो डालते हैं तो टेलीग्राम पर उसका लिंक शेयर कर देते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट जो है कि हमारे चैनल पर आ सकते हैं। अगला है कि भारत की पहली संश्लेषित दवा डैश दिया गया है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई थी। तो यह कब विकसित की गई थी? तो वह कौन सी थी? मेथाक्वालोन था कि लैडानम था कि एपोप्रियल था कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है मेथाक्वालोन। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली संश्लेषित दवा जो थी वह मेथाक्वालोन थी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? तो देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया सामाजिक आंदोलन था उसका जो नाम है वह ग्रीन गुड डीड है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्रीन गुड डीड इसको कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया? तो ऐसा कौन सा राजा था जिसको कहा गया कि शरीर से प्राण निकल गया? तो वह है अवध। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के बारे में तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ए बी प्लस। जी हाँ दोस्तों, ए बी प्लस को जो है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। मतलब यह जो है किसी से भी जो है कि किसी ब्लड ग्रुप से जो है कि ब्लड ले सकते हैं। वहीं पर जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वह जो है सर्वदाता उसको कहते हैं। वह किसी भी जो है कि ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ए को, बी को, सी, ए बी को, किसी को भी। वहीं पर ए बी जो है वो ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो देखिए यह आपका आसान क्वेश्चन आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था, एओ ह्यूम ने किया था, 1885 में किया था और दिसंबर में किया था। दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो देखिए भारत सरकार जो कौशल विकास आपका कार्यक्रम चला रही है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया? तो देखिए जो आपका 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित जो थी पेंटिंग इन मेमोरियम थी वह किसने जो है कि इसको बनाया था? तो वह आपके बनाए थे सर जोसेफ नोएल पैटन ने। जी हाँ दोस्तों, इसको बनाए थे सर जोसेफ नोएल पैटन ने। इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 5 जो है कि आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक टाइगर रिजर्व है? तो देखिए अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका एक टाइगर रिजर्व है। तो इसको आप याद रखिएगा। और यह सबसे पहला जो है कि टाइगर रिजर्व आपका उद्यान भी है। पूछा जाता है कि सबसे पुराना जो है कि यह जिम कॉर्बेट है।
और फ्रेंड्स वहीं पर अगर आपसे पूछें कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह आपका गुजरात में है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे अगर हम ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसमें पूछा गया भारत में कौन से सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। वहीं पर अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत में सबसे ऊंची चोटी आपका क्या है, वह आपका जो है कि कंचनजंगा है। तो यह जो है कि माउंट एवरेस्ट इस समय जो है कि वह जो आपका पीओके में है, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसमें जो है कि अभी माउंट एवरेस्ट चला गया है। तो इसलिए अगर भारत की पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और भारत में पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो है कि स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, तो वह आपका था 1906 ईस्वी में जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, 1906 में आपका जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें जो है कि स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और पूर्ण स्वराज की जो बात की गई थी, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की बात, वह कब की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की बात जो की गई थी वह आपका किया गया था 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो अध्यक्ष थे उन्होंने जो है कि पूर्ण स्वराज की मांग तब की गई थी। वहीं पर स्वराज प्राप्ति का आह्वान जो था वह आपका 1906 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें से कोई विकल्प नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा किस देश से अपनाया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें, जो स्वतंत्रता है, समानता है या बंधुत्व की जो भावना है वह आपका कहाँ से अपनाया गया, तो वह आपका फ्रांस से अपनाया गया। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस से अपनाया गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में किसकी उपस्थिति के कारण चुना गया है। देखिए थुम्बा को जो रॉकेट प्रक्षेपण के लिए चुना गया वह है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेस्ट के रूप में, तो इसलिए जो है कि उसको चुना गया। तो थुम्बा को आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है कि भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव नवाचार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक एटीएल प्रयोगशाला शुरू की। एटीएल का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें एटीएल की, तो एटीएल की जो फुल फॉर्म है वह है अटल टिंकरिंग लैब। जी हाँ दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब इसका फुल फॉर्म है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो देखिए चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षकों में से जो एक थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी जो दरगाह है वह आपका अजमेर में है। जी हाँ दोस्तों, उनकी दरगाह अजमेर में है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के यह 30 प्रश्न थे जो कि आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो सब कुछ चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी और आप भूलेंगे नहीं। वहीं पर दोस्तों अगर आप एक बार देख करके वीडियो को छोड़ देंगे तो आपके सब चीज़ें भूल जाएंगे। और एक चीज़ और किया करिए, जब भी हम यह क्वेश्चन करवाते हैं तो इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे उसको आप कॉपी पर जरूर नोट किया करिए, क्योंकि अगर आप कॉपी पर नोट किए रहेंगे तो जब आपका एग्जाम आ जाएगा, एक दिन बचेगा, तो उसका आप रिवीजन कर पाएंगे। तो इसलिए आप जरूर नोट किया करिए। और दोस्तों अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट किया करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर हम जरूर वीडियो ला देंगे कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो
को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF अगर चाहिए तो हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।